Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome you all to my YouTube channel Great Door. कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो, हेल्दी हो और हैप्पी? उम्मीद करूँगी बढ़िया हो गए, फर्स्ट क्लास हो गए और आप लोग का काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है प्रीवियस क्लासेस में। और ऐसे ही लगे रहो, मेहनत करते रहो और बस जॉब सक्सेस सब आपके पास हो। मेहनत का फल मीठा ही होता है और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कई बार हमें थोड़ा सब्र ज़्यादा करना पड़ता है, धैर्य से काम लेना पड़ता है, बट सक्सेस मिलती है। मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, थोड़ी देर से, कभी किसी को जल्दी किसी को देर से, लेकिन मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। और बस यही कहूँगी, डेली क्लास अटेंड करते रहो, क्लास स्किप मत करो। सब क्लासेस अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक, हर एक एग्जाम्पल, सब कुछ अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फॉर्म अगर अभी तक फिलअप नहीं करें तो कर लो। 28 अगस्त लास्ट डेट है, तो मैं तो यही कहूँगी कि 4-5 दिन के अंदर कर लो। एंड टाइम पे साइट बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, तो वो वाला हमें कोई काम करना नहीं है कि हम परेशान हो एंड टाइम पे। तो प्लीज़ जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर लीजिए। OTR अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ करा लो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है और उसके 72 आवर्स के बाद ही फॉर्म फिल होगा। बाकी सारी चीज़ें हैं नोटिफिकेशन से रिलेटेड, चाहे फ़ीस स्ट्रक्चर हो गया या 2 स्टेजेस में एग्ज़ाम है, कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स, ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में सब डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके लिए आपको प्रीवियस क्लास, एक्चुअली मैंने अलग से भी बनाई है इसकी क्लास, UPLT ग्रेड नोटिफिकेशन करके टाइटल मैंने मेंशन किया, उस पर आप देख सकते हैं। और बाकी जो सिलेबस की क्लासेस हैं, जो LT ग्रेड बायोलॉजी की चल रही हैं, जूलॉजी सब्जेक्ट की, वो मंडे टू फ्राइडे आपकी हो ही रही हैं, शाम को 6 बजे हो रही हैं। उसमें अगर किसी टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। कोशिश करूँगी विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई कर पाऊँ, सारी कन्फ्यूज़न दूर कर पाऊँ। और अच्छी लगती है क्लास तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ एग्रोकेमिकल्स एंड इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। यानी क्या हुआ, इसका मतलब किसके इफ़ेक्ट्स की बात हो रही है भाई? एग्रोकेमिकल्स की और संसाधनों की, किसकी? प्रभाव की, इफ़ेक्ट्स की, है ना। संसाधनों के उपयोग के प्रभाव कह सकते हो आप इसे। चलो पेन ले लेती हूँ और आज की क्लास स्टार्ट करें। उससे पहले मैं एक चीज़ पहले क्लियर बोल दूँ, नोट्स प्लीज़ साथ साथ बनाते चलो, अदरवाइज़ दिक्कत हो सकती है। अब इतना टाइम नहीं है कि आराम से नोट्स बनाओ, नोट्स साथ साथ बनाते चलो। और देखो यहाँ पे वैसे लिखने की ज़रूरत है नहीं, बता चुकी हूँ, स्टिल लिख देती हूँ। एग्रो केमिकल्स हो गए आपके और रिसोर्सेज हो गए आपके, यानी संसाधन, संसाधन, संसाधनों के, संसाधनों के गलत उपयोग के प्रभाव। अब आप सोच रहे हैं मैम ने गलत को लिखा है। मेंशन अ टॉपिक इफेक्ट्स ऑफ एग्रोकेमिकल्स एंड इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। जब हम जो ये संसाधन है उनका गलत तरीके से हम उपयोग करें, एकदम गलत उपयोग कर रहे हैं, तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, हमें उसके बारे में जानना है और ये ज़रूरी है। किसी टॉपिक को हल्के में मत लो, सारे टॉपिक्स अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो सबसे पहले एग्रोकेमिकल्स होते क्या हैं? तो एग्रोकेमिकल्स वो रसायन पदार्थ होते हैं जो एग्रीकल्चर में, खेतीबाड़ी में इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। एग्रोकेमिकल्स आर केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इसमें आ जाएंगे आपके फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड में जैसे आपके हर्बिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, फंजाइसाइड्स हो गए, ये सब आपके इंक्लूड हो जाते हैं एग्रोकेमिकल्स में। साथ ही साथ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी इसी का ही हिस्सा है। क्लियर है या नहीं है? जो खेती उत्पादन को बढ़ाने के लिए रसायन पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, वही है आपके एग्रोकेमिकल्स। क्लियर हुआ या नहीं? ये वो रसायन पदार्थ है जिसका खेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें शामिल हो गए आपके फर्टिलाइजर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं उर्वरक। देन आपके कीटनाशक, पेस्टिसाइड, जिसमें आपके क्या आ जाएंगे? कीटनाशक आ जाएंगे, फफूंदनाश आ जाएंगे, है ना। नाशक, फफूंदनाशक कहते हैं इसको, फंजाइसाइड्स को। देन आपके क्या आ जाएंगे? इंसेक्टिसाइड्स हो गए। फिर क्या आ जाते हैं आपके? हम कह सकते हैं खरपतवारनाशक, पेन, खरपतवारनाशक,
खरपतवारनाशक यानी आपके हर्बिसाइड्स हो गए, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हो गए, पौधे की वृद्धि नियंत्रण। देख लेती हूँ यहाँ पे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हो गए आपके पौधों की वृद्धि नियंत्रक यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? बढ़ो आगे। हो ना तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। देन नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होंगे एग्रो केमिकल्स की, क्या होंगे? चलो जल्दी से देखते हैं। नेगेटिव हो गया आपका नकारात्मक, है ना। नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे एग्रो केमिकल्स के? सबसे पहले आ जाता है आपका सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन क्या होता है? चलो देखते हैं। मृदा की जो गुणवत्ता होती है ना, सॉइल की जो गुणवत्ता में गिरावट होती है, उसको हम बोलते हैं सॉइल डिग्रेडेशन। यहाँ लिख देती हूँ, मृदा आपकी वही मिट्टी है ना, मृदा की गुणवत्ता में गिरावट, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे गिरावट, सॉइल डिग्रेडेशन। एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी ओवर टाइम। अगर हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं तो जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है समय के साथ। बात समझ आई? जब आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे तो सॉइल फर्टिलिटी जो होगी वो कम हो जाएगी समय के साथ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल डाई, और जो सूक्ष्म जीव होंगे मिट्टी में, मृदा में, वो मर जाएंगे, और उससे जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो भी अफेक्ट होगी, उसका प्रभाव उस पर भी पड़ेगा। ठीक है, चलो इसे इरेज कर दूँ। इरेज नहीं करके नेक्स्ट पे देखते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ, ज़्यादा हिंदी में लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हम कह सकते हैं ज़्यादा उर्वरकों से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, यानी रिड्यूस हो जाती है। और जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे यानी सूक्ष्म जीव जो होंगे मिट्टी में, सूक्ष्म जीवाणु जो होंगे वो मर जाते हैं। इससे क्या होगा? जो आपकी न्यूट्रिएंट साइकिल हो गई, यहाँ लिख देती हूँ, जिससे अफेक्ट होता है ना, प्रभाव पड़ता है, जिससे नेक्स्ट पेज पे सही से लिख देती हूँ, एक सेकेंड, जिससे पोषक चक्र जो होगा आपका यानी न्यूट्रिएंट साइकिल जो होगी वो रुक जाती है, या जाता है। न्यूट्रिएंट साइकिल या पोषक चक्र रुक जाता है ना। क्लियर है? बात समझ आई? क्लियर? कन्फ्यूज़न है तो बता दीजिएगा। अगर हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करेंगे तो समय के साथ उसकी जो फर्टिलिटी है वो मिट्टी की कम हो जाती है, सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, और इसका प्रभाव न्यूट्रिएंट साइकिल यानी पोषक चक्र पे भी पड़ेगा। दूसरा नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव क्या होगा एग्रोकेमिकल्स का? वो होगा वाटर पॉल्यूशन। केमिकल रन ऑफ लीड्स टू, यानी क्या होता है, हम खेतों में छोड़ देते हैं ना पानी, एक्सेसिव पानी, बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, जो केमिकल्स होते हैं वो कहाँ जाएंगे? लेक्स में जैसे जा रहे हैं। यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, प्रॉपर डिफाइन कर लेते हैं, है ना। खेतों में क्या होता है, रसायन जो केमिकल्स होंगे, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन कैसे हो रहा है, अब देखते हैं। अब देखो, खेतों में जो केमिकल्स आप यूज़ कर रहे हो, रसायन जो हो गए, वो बहकर कहाँ जाएंगे? तालाब में जाएंगे, नदियों में जाएंगे, बहकर तालाबों, नदियों में पहुंचते हैं। अब जब जो एग्रोकेमिकल्स आप एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, बहुत अधिक यूज़ कर रहे हैं, क्या हो रहा है, अब वाटर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है? अब खेतों में जो रसायन है वो पानी से बहकर किस में चले जाएंगे? तालाब में चले जाएंगे, नदियों में चले जाएंगे। अब क्या होता है, इससे क्या होगा? यूट्रोफिकेशन होता है। कैसे होता है? इससे जो शैवाल है ना, शैवाल की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है।
ध्यान है या नहीं है? हमने यूट्रोफिकेशन को काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, काफ़ी डिटेल में। जब शैवाल जो होंगे अत्यधिक हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाएगी, नीचे जो जल है, जो एक्वेटिक लाइफ है, वहाँ तक सनलाइट नहीं पहुँचेगी, वहाँ की ज़िंदगी ख़राब है ना। एक्वेटिक लाइफ ख़राब हो जाती है, ख़त्म है बस। तो शैवाल की वृद्धि होती है, यानी इसे हम क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन। यहाँ लिख देती हूँ, यूट्रोफिकेशन, है ना। और क्या होगा भाई? क्या होगा? जो ग्राउंड वाटर हो गया आपका, ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर को हम क्या कहते हैं पता है? यहाँ लिख देती हूँ, भूमिगत जल में क्या होगा? नाइट्रेट, नाइट्रेट और क्या होगा? आर्सेनिक, आर्सेनिक क्या होंगे? वो मिल जाते हैं। क्लियर है या नहीं है? बताओ मुझे, क्लियर है? इतनी बात समझ आई? एनी कन्फ्यूज़न, एनी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दो, जल्दी से बता दो। देखो नेगेटिव फैक्ट्स क्या होंगे? ज़्यादा अगर हम फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं, हमारा जो पोषक चक्र है वो भी अफेक्ट हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, जो केमिकल्स हैं, रसायन है, वो तालाब में, नदियों में बहकर चले जाएंगे, यूट्रोफिकेशन होगा, एल्गी ग्रोथ जो होगी वो एक्सेस हो जाएगी, अधिक वृद्धि होगी एल्गी की, ग्राउंड वाटर कॉन्टामिनेशन, नाइट्रेट्स एंड आर्सेनिक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इससे क्या होगा? शैवाल की अत्यधिक वृद्धि तो हो रही है, यूट्रोफिकेशन हो रहा है, साथ ही साथ ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट और आर्सेनिक जाके मिल जाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट आ जाता है हार्म टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म। भाई इसका मतलब क्या हो? अन्य जीवों को भी क्या हो रही है भाई? हानि हो रही है, नुकसान पहुंच रहा है, अन्य जीवों को हानि, अन्य जीवों को हानि हो रही है। जी हाँ, हो रही है। जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जो होते हैं, जिनकी ज़रूरत है, बीज हो गई, बटरफ्लाइज हो गई, इन्हें भी मार देते हैं। बर्ड्स हो गई, अर्थवॉर्म्स हो गए, एक्वेटिक लाइफ हो गई, इन सब पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, तो ये हानिकारक है। बाकी अन्य जीवों के लिए भी कीटनाशक क्या करेंगे? मधुमक्खी को और आपकी तितली हो गई जैसे लाभदायक कीटों को भी मार देते हैं। और पक्षी हो गए आपके, अर्थवॉर्म्स, एक्वेटिक लाइफ पे इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। देन आ जाता है आपका बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन प्रॉपर हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में, इस टॉपिक को डीडीटी को भी कर चुके हैं। हार्मफुल केमिकल्स जो होंगे जैसे कि आपका डीडीटी एक्यूमुलेट इन फूड चेन, यानी जमा हो जाता है फूड चेन में, और सबसे ज़्यादा नुकसान किसे होता है? प्रेडेटर को होता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव प्रेडेटर पे पड़ेगा, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? शिकार करने वाले सबसे बड़े जीव को सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा, सबसे ज़्यादा वही प्रभावित होते हैं, क्योंकि जो डीडीटी होता है वो फूड चेन में क्या होता है? जमा हो जाता है। कई सारे हो सकता है स्टूडेंट्स अभी कंफ्यूज हो रहे हो, जो ऑलरेडी नहीं देख पाए हो, मतलब प्रीवियस क्लासेस जिन्होंने नहीं देखी हो अभी तक, तो कन्फ्यूज़न होना नॉर्मल है। मैं तभी कहती हूँ देखो, स्किप मत करो, हर एक क्लास को अटेंड करना इम्पॉर्टेंट है। जिसने बायोमैग्निफिकेशन का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया होगा तो उसे पता होगा हम क्यों बोल रहे हैं कि टॉप लेवल प्रेडेटर्स होंगे वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। देखो हर एक टॉपिक को ऑलरेडी ना मैं काफ़ी डिटेल में समझा चुकी हूँ। इवन कई बार तो ऐसा हुआ है कि एक एक टॉपिक को पूरा एक एक घंटा तक दिया, क्योंकि हम डीप, मतलब टॉपिक दिन सब टॉपिक, उसका सब टॉपिक, डिटेल एग्जाम्पल, उसको डिटेल में, तो कई बार ऐसा हुआ है पूरी क्लास ही एक ही टॉपिक पे कई बार हो जाती है। बट डेली हम वो चीज़ नहीं कर सकते ना कि एक ही टॉपिक को बार बार करें। तो प्रीवियस क्लासेस अटेंड कर लीजिए, और सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में ऐड है, ग्रेड डोर पे प्लेलिस्ट बनी है अल्टीग्रेड बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी। और अगर तब भी अब आपको दिक्कत हो रही हो, क्लियर नहीं हो रहा टॉपिक, देन आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कोशिश यही रहेगी विद इन मिनट्स आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर पाऊँ। बाकी क्लासेस प्लीज़ आप अटेंड कर लीजिए, क्योंकि देखो वो तो ज़रूरी है। अब ऑलरेडी बायोमैग्निफिकेशन हो गया, डीडीटी हो गया, फूड वेब, फूड चेन हो गई आपकी, पिरामिड पढ़ा था हमने, एनर्जी फ्लो पढ़ा था हमने, 10% एनर्जी वाला लॉ जो है वो भी पढ़ा हमने, सब कुछ पढ़ा है। तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मैंने पहले ही बोला था। देखो आगे चल के हर एक टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट होता रहेगा, तो जब जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ पढ़ लो। अभी हम कितना टाइम पहले पढ़ा था हमने फूड चेन? आई थिंक 1 मंथ हो गया हमें,
तो देखो अब जाके चीज़ें आ रही हैं ना, साथ में कनेक्ट हो रही हैं, तो तभी कह रही हूँ सारी क्लासेस अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। प्रीवियस क्लासेस नहीं लोगे तो आगे क्लासेस से आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे और कन्फ्यूज़न होना नॉर्मल है। तो बट स्टिल अगर प्रॉब्लम हो रही है देन आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन एनी टाइम। देन नेक्स्ट इफेक्ट क्या होगा, ह्यूमन हेल्थ रिस्क। इससे देखो काफ़ी खतरनाक हानिकारक बीमारियां, तो खैर सारी हानिकारक हैं, खतरनाक हैं, हो सकती हैं। कैंसर है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, इस टाइप की हेल्थ की रिस्क हो सकता है, डिसीजेज और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। पेस्टिसाइड पॉइजनिंग इन फार्मर्स, ये क्या है भाई? पेस्टिसाइड्स पॉइजनिंग इन, किसानों में क्या होता है, ये जो पेस्टिसाइड पॉइजनिंग है ना, इसके केस काफ़ी बढ़ जाते हैं क्योंकि ये बहुत हानिकारक है। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई ना, न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है, कैंसर हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है यानी हार्मोनल असंतुलन, और पेस्टिसाइड्स पॉइजनिंग इन फार्मर्स मीन्स किसानों में कीटनाशक विषाक्तता में, ये हम कह सकते हैं कि मामले बढ़ते हैं। पेस्टिसाइड फार्मिंग इन फार्मर्स, क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई? आगे बढ़ा जाए। देन इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जब हम संसाधनों का गलत तरीके से उपयोग करते हैं, दिस मीन्स वेस्टिंग और मिसयूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल मिनरल्स, फॉरेस्ट, फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा। जब हम क्या करते हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, उनका गलत तरीके से उपयोग करते हैं, गलत जगह उपयोग करते हैं या उसे वेस्ट करते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या है इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ यूटिलाइजेशन? जैसे हम पानी को वेस्ट कर रहे हैं या सॉइल मिनरल्स हो गए, गलत यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइज़र्स वगैरह जो होते हैं, तो फॉरेस्ट फ्यूल सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें। डिटेल में पढ़ेंगे देन आप कनेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम बात कर ही लेते हैं इसके प्रभाव क्या होंगे जब हम इम्प्रॉपर यूज़ करेंगे किसका, रिसोर्सेज का, यानी गलत तरीके से उपयोग करेंगे किसका, संसाधनों का। तो सबसे पहले हो गया आपका डिफॉरेस्टेशन, लीड टू हैबिटाट लॉस, क्लाइमेट चेंज हो गया एंड सॉइल इरोजन। चलो जल्दी से इसको देख लेते हैं। देखो जब डिफॉरेस्टेशन, हमें पता है पेड़ वेड़ करते हैं, वनों की कटाई, सिंपल है ना, वनों की कटाई आप कह सकते हो। क्या होता है देखो, जब एक मिनट को कटाई ले तो यहाँ हम पेड़ काट रहे हैं तो कितने सारे जानवरों के जो घर हैं वो उनसे छिन जाते हैं। बंदर पेड़ पे हैं, चिड़िया हो गई, कितने सारे एनिमल्स हैं, है ना। तो क्या होता है, उनका हैबिटाट लॉस हो जाता है, यानी उनका जो आवास है वो नष्ट हो जाता है। जलवायु में परिवर्तन होता है, इसी वजह से होता है, और मृदा कटाव होता है यानी सॉइल इरोजन होता है। नेक्स्ट इज वाटर क्राइसिस। ये क्या है, देखो जल संकट, इसका मतलब हुआ जल संकट। देखो फालतू वेस्ट करोगे तो भाई संकट तो आएगा ही, है ना। ओवर इरिगेशन करोगे यानी ज़्यादा सिंचाई कर रहे हो। वेस्टफुल यूसेज डिप्लेट्स ग्राउंड वाटर, इसका मतलब क्या हो रहा है, फालतू पानी खर्च करने से क्या होगा, जो भूजल जल है, ग्राउंड वाटर है, वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता रहेगा, उसका लेवल नीचे आ जाता जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो वाटर क्राइसिस हो सकता है, जल संकट होगा, पानी नहीं होगा कैसे जियोगे? ना पानी के जी सकते हो, ना हवा के, ऑक्सीजन के, खाने के, किसके बिना जी सकते हो? ना परिवार के, किसी के बिना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे परिवार कहाँ से ऐड कर दिया, बट सच तो यही है ना। चलो तो पानी के बिना नहीं रह सकते हो, वाटर क्राइसिस हो सकता है, जल संकट हो सकता है, ओवर सिंचाई कर रहे हो, पानी टैप खुली है तो खुली है, वेस्ट कर रहे हो पानी को, तो क्या होगा, जो भूमिगत जल हो गया आपका, ग्राउंड वाटर हो गया, वो धीरे धीरे उसका लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा। होगा या नहीं होगा जल्दी बताओ? इतनी बात समझ आ गई या नहीं आई? भूजल जो होगा वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन। इसको हम क्या कहेंगे, मिट्टी और मिट्टी का कटाव, सॉइल इरोजन हम कहते हैं। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, मिट्टी का कटाव और डेजर्टिफिकेशन यानी आपका हो गया मरुस्थलीकरण एक्चुअली।
यानी डेजर्टिफिकेशन। ज़्यादा चराई यानी ओवर ग्रेजिंग हो रही है। ओवर ग्रेजिंग को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख दूँ, ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, एक मिनट, ज़्यादा चराई। ज़्यादा चराई हो रही है, लगातार फसल उगाना जो होता है, रेगुलर एक के बाद एक के बाद एक फसल जो होती है, क्रॉप जो होती है, हम उगाए जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? मिट्टी से जो पोषक तत्व है ना वो खींच लेते हैं। क्लियर है या नहीं है, बताओ, कोई कन्फ्यूज़न है? सिंपल सी बात है, हमें पता है, स्टिल कहो तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। ज़्यादा चराई हो रही है, अगर ओवर ग्रेजिंग हो रही है, ज़्यादा चराई हो गई, या इंटेंसिव फार्मिंग स्ट्रिप न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, यानी ज़्यादा फार्मिंग कर रहे हो, लगातार फसल कर रहे हो, तो क्या होगा, वो सारे पोषक तत्व जो होंगे मिट्टी से वो खींच लेती है। लगातार फसल उगाना से पोषक तत्व खींच लेते हैं। क्लियर है? देन पॉल्यूशन, प्रदूषण, ये तो हमें पता ही है, अगर हम ओवर यूज़ करेंगे फॉसिल फ्यूल का, ईंधन का, तो क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उससे क्या हो रहा है, वाटर और सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है। और ये चीज़ हम ऑलरेडी सॉइल और वाटर पॉल्यूशन डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल सॉलिड पॉल्यूशन, थर्मल हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया, आपका साउंड हो गया, नॉइज़ पॉल्यूशन, सबको, इवन लाइट पॉल्यूशन को भी हमने डिस्कस किया है। जी हाँ, लाइट पॉल्यूशन भी होता है, प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं इन डिटेल विद अमेजिंग एग्जाम्पल्स। तो अगर हम ओवर यूज़ कर रहे हैं, धुआं निकल रहा है, एयर पॉल्यूशन होगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट, कारखाने हैं, उद्योग हो गए, केमिकल्स हैं, नदी में डाल लें, तालाब में डाल लें, क्या हो रहा है, एक्वेटिक लाइफ उससे हार्म हो रही है। हमारे पास वो जा रहा है भाई, पानी हम पी रहे हैं, हमें भी हो रहा है ना, सॉइल पॉल्यूशन भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हो गई, यही वजह है पॉल्यूशन की, प्रदूषण की। डिफॉरेस्टेशन भी है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। क्लियर हो गया? ये नहीं हुआ, जीवाश्म ईंधनों के ज़्यादा प्रयोग से क्या होगा, प्रयोग से क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। क्लियर है या नहीं? और फैक्ट्री का कचरा जो जल और मिट्टी को क्या करता है, प्रदूषित करता है, ये बात हम जानते हैं। देन आ जाता है आपका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता में कमी, है ना, जैव विविधता में कमी। फॉरेस्ट क्लियरिंग एंड पॉल्यूशन रिड्यूस स्पेशीज डाइवर्सिटी, यानी जंगलों में कटाई और प्रदूषण का कारण कई प्रजातियां क्या हो रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं, गायब होती जा रही हैं, यहीं कह लो नष्ट होती जा रही हैं। सच तो यही है एक्चुअली। तो यहाँ लिख देती हूँ, जंगलों में डिफॉरेस्टेशन होता ही जा रहा है, हर कोई अपने यूज़ के लिए कर ही जा रहा है। पेड़ तो कोई लगाना नहीं चाह रहा है, बट काटने को सब तैयार है। तो वो नहीं करो, पेड़ लगा लो। हर कोई अपने घर में भी अगर एक एक लगा ले, प्लांट्स लगाए, तो फिर बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो जंगलों में कटाई और प्रदूषण के कारण कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, विलुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। क्लियर है या नहीं? फॉरेस्ट क्लियरिंग एंड पॉल्यूशन रिड्यूस स्पेशीज डाइवर्सिटी, जैव विविधता में कमी। क्लियर है इतनी बात या नहीं है? लेट्स सी क्या है आगे। कुछ एग्जाम्पल जो मैंने मेंशन करे हैं, पंजाब और हरियाणा के ओवर यूज़ होने से केमिकल फर्टिलाइज़र्स का, रसायन फर्टिलाइज़र्स हो गए मतलब, और कीटनाशक आपके पेस्टिसाइड्स हो गए, इससे क्या हो रहा है, डिक्लाइन सॉइल हेल्थ इन कैंसर केसेस। बहुत ज़्यादा रसायन उपयोग करने से क्या हो रहा है, जो आपके केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं और पेस्टिसाइड्स हैं, उससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। क्लियर है यानी? और सॉइल हेल्थ पे भी इसका पड़ रहा है असर। कैसे पड़ रहा है? मिट्टी जो होगी ना, मिट्टी की उर्वरता जो होती है वो घटती है। मिट्टी की उर्वरता घटी, उर्वरता घटी, और साथ में कैंसर के जो केसेस हैं वो बढ़े, विच इज़ नॉट गुड। नेक्स्ट आ जाता है ग्राउंड वाटर क्राइसिस इन इंडिया। भारत में जल संकट, एक्सेसिव ट्यूबवेल इरिगेशन हैज़ ड्रॉप्ड वाटर टेबल्स। बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल का यूज़ करा जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, जो वाटर लेवल है वो
नीचे जा रहा है, ड्रॉप्ड हो रहा है या नहीं, नीचे चला गया जो ग्राउंड वाटर लेवल है ट्यूबवेल से ज़्यादा सिंचाई करने से। ट्यूबवेल से ज़्यादा सिंचाई करने से जो आपका वाटर लेवल हो गया, या मैं कह सकती हूँ ग्राउंड वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर लेवल यानी स्तर बहुत नीचे चला गया, बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया। क्लियर? आगे देखें क्या क्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कंफ्यूज़न है तो बताओ। एनी कंफ्यूज़न? बढ़ा जाए आगे। सस्टेनेबल सॉल्यूशन क्या है, इसके समाधान क्या है? हमें बायो फर्टिलाइज़र्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना। जैविक खेती का उपयोग करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग का और बायो फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करें। ड्रॉप इरिगेशन टू सेव वाटर, ड्रिप इरिगेशन टू सेव वाटर, यानी ड्रिप एंड कहाँ गया, ड्रिप सिंचाई से पानी बचाएं, पानी बचाएं। और क्या है भाई, क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग क्या करनी चाहिए? क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग करनी चाहिए, यानी फसल चक्र हो गया आपका क्रॉप रोटेशन, और इंटरक्रॉपिंग हो गया आपकी मिश्रित फसलें अपनाएं। और क्या करना चाहिए? समेकित कीट प्रबंध यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को आपको अपनाना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, IPM की, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, और आपको इसको अपनाना चाहिए, अपनाएं। क्लियर है या नहीं है? आगे बढ़ें। नेक्स्ट देखते हैं हम अब एक केस स्टडी, ऑर्गेनिक फार्मिंग इन सिक्किम। इंडियाज़ फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट है कौन सी? आपकी सिक्किम। क्लियर है? इतनी बात तो समझ आ गई होगी। भारत का पहला पूरी तरीके से जैविक राज्य कह सकते हो, कौन सा है? सिक्किम। देखी जाए इसकी केस स्टडी क्या है। इंडिया फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट, सिक्किम का एक छोटा सा हिमालय स्टेट है। मेड हिस्ट्री, उसने एक इतिहास बना लिया, क्या करके? इंडिया की पहली फुली ऑर्गेनिक स्टेट बनके। कब? 2016 में। भारत का पूरी तरह पहला और पूरी तरह कौन सा जैविक राज्य बना? आपका सिक्किम। The initiative began in 2003 aiming to eliminate the use of synthetic fertilizers and pesticide। अच्छा, इसका क्या एम था? इसका एम यही था कि जो भी सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स, आपके कीटनाशक हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, इनको कैसे बंद किया जाए, एलिमिनेट किया जाए, यही इसका एम था। क्लियर है या नहीं है? यह योजना जो थी, योजना जो है 2003 में शुरू हुई थी, और इसका एम यही था कि कैसे पूरी तरीके से जो ये कीटनाशक हो गया, आपके फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बंद किया जाए। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग? तो भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या, यानी जैविक खेती क्या है? यहाँ पे ना मेंशन कर देती हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम कहेंगे जैविक खेती। क्या है जैविक खेती? इसमें जो भाई केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जैविक खेती एक ऐसी प्रणाली है जिसमें प्रणाली बोलते हैं सिस्टम को। जैविक खेती हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को, जिसमें रसायन, उर्वरक और जो आपके कीटनाशक हैं, जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उनको क्या किया जाए? अवॉइड किया जाए, उनका उपयोग नहीं किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। नेचुरल मेथड को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कंपोजिटिंग हो गया, क्रॉप रोटेशन हो गया, ग्रीन मैन्योर हो गया, बायोपेस्टिसाइड्स हो गए, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। और इनका उद्देश्य होता है क्या? जो मिट्टी है वो हेल्दी रहे, है ना, बढ़िया रहे, और सस्टेनेबिलिटी एंड इको बैलेंस, ये है इसका उद्देश्य ऑर्गेनिक फार्मिंग का। क्लियर है या नहीं है? बताओ जल्दी से मुझे, कैसे किया जाए? एक बार ये रेस कर रही हूँ। गोबर की खाद का इस्तेमाल जैसे किया जाए, गोबर की खाद। एक बार ये देख लूँ नेक्स्ट में मैंने मेंशन किया है या नहीं किया है।
चलो यहीं पे बता देती हूँ। गोबर की खाद का इस्तेमाल किया जाए। और भाई किसका किया जाए? ग्रीन मैन्योर मेंशन है ना, ग्रीन मैन्योर ये क्या है? ये है हरी खाद। हरी खाद इसका उपयोग किया जाए। और किसका किया जाए? बायो पेस्टिसाइड्स का किया जाए, है ना, केमिकल पेस्टिसाइड्स का नहीं किया जाए। यानी कीट 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 नियंत्रण के लिए जैविक उपाय किए जाएं, बायो पेस्टिसाइड्स। और फसल चक्र, ऑफ कोर्स हमारा क्रॉप रोटेशन फसल चक्र, तो इसका उद्देश्य क्या है कि मिट्टी भैया हेल्दी रहे, मिट्टी की सेहत सुधारना, सस्टेनेबिलिटी होगी, पर्यावरण को बचाना एंड इको बैलेंस, यानी सतत खेती करना। ये इरेज कर रही हूँ और एक बार मेंशन कर देती हूँ, मेरे हिंदी लर्नर्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिट्टी की सेहत बनाना, सेहत सुधारना, ये लिख लो, सेहत सुधारना। सेकंड सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण को बचाना, है ना, पर्यावरण को बचाना। देन इको बैलेंस, सतत खेती करना। क्लियर है जी? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? आगे बढ़ो। अब भाई इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन के, है ना, क्या उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन के? तो भाई सबसे पहले जो भी ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इनका उपयोग बंद करना, इनका प्रयोग पूरी तरीके से बंद करना। क्लियर है या नहीं है? पूरी तरीके से बंद करना, प्रमोट करना ऑर्गेनिक मैन्योर्स का, कि भैया यूज़ करो ऑर्गेनिक मैन्योर्स को और बायोपेस्टिसाइड्स को। तो इसका क्या करना? इसको बढ़ावा देना, प्रमोट करना, इम्प्रूव करना सॉइल फर्टिलिटी और हेल्थ, यानी क्या हो, मिट्टी की सेहत को सुधारना, उर्वरता को और सेहत को सुधारना, किसानों की इनकम बढ़े, उसके लिए इनका ऑब्जेक्टिव था कि भाई किसानों की भी इनकम बढ़े और अच्छे तरीके से चीज़ें हों, उनका भी लाइफस्टाइल चेंज हो, मतलब लाइफस्टाइल से चेंज का मतलब है वो भी अच्छा अपना खा सकें, पी सकें, अच्छे से अच्छा खाना खा सकें। बेचारे किसान होते हैं, कई बार कई तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी कई बार मुश्किल होती है ना। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो है केमिकल्स जो हैं उनको बिल्कुल बंद किया जाए, उनका उपयोग ना किया जाए और यूज़ किया जाए ऑर्गेनिक मैन्योर्स का, बायोपेस्टिसाइड्स का, सॉइल फर्टिलिटी और हेल्थ को इम्प्रूव करना, और फार्मर्स किसानों की जो आमदनी है उसको बढ़ाना, उनके बच्चे भी ताकि अच्छे स्कूल्स में जाएं, पढ़े लिखें, और ऑफ कोर्स पर्यावरण को और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, जैव विविधता और पर्यावरण की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, तो कुछ स्टेप्स इन्होंने जो करे, बैन ऑन केमिकल्स, जो केमिकल है रसायन उन पर बैन कर दिया। सेल एंड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, मतलब बेचना या इस्तेमाल करना इन रसायन फर्टिलाइज़र्स हो गए, आपके पेस्टिसाइड्स हो गए, इसको टोटली बैन कर दिया, बंद कर दिया। कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई। कैपेसिटी बिल्डिंग को क्या कहेंगे? यहाँ पेन ले लेती हूँ और लिख देती हूँ, किसानों को किसानों को प्रशिक्षण, पेन कहाँ गया लेकिन, फार्मर्स वर ट्रेन कंपोजिटिंग वर्मिकल्चर एंड नेचुरल पोस्ट कंट्रोल, यानी यहाँ पे मेंशन साथ साथ करती हूँ किसानों को कंपोस्ट केचुआ खाद कह सकते हैं, केंचुआ खाद, और जैविक, यानी नेचुरल पोस्ट कंट्रोल सिखाया गया, जैविक कीट नियंत्रण सिखाया गया। नोट कर लो, देन मैं आगे का लिखवाती हूँ, क्योंकि मैं आगे बढ़ती जाऊँ पीछे का ना हो तो फिर सही नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया? देन हम आगे बढ़ेंगे, प्रमाण पत्र देना यानी सर्टिफिकेशन तक जाएंगे फिर हम। क्लियर है? इसे इरेज कर दूँ। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेशन, यानी प्रमाण देना, है ना, क्लियर है ना, प्रमाण पत्र देना। फार्मर्स वर सर्टिफाइड एज ऑर्गेनिक अंडर नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, यानी खेतों को, यहाँ लिख देती हूँ, खेतों को राष्ट्रीय यानी नेशनल, यहाँ लिख देती हूँ खेतों को
राष्ट्रीय और इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय। जैविक मानकों के अनुसार प्रमाणित किया गया। क्लियर है या नहीं? फार्म्स वर सर्टिफाइड एज ऑर्गेनिक अंडर नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, यानी खेतों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जैविक मानकों के अनुसार प्रमाणित किया गया। क्लियर है? देन मार्केट लिंकेज हो गया, है ना, प्रचार से जोड़ना। स्पेशल मार्केट्स फॉर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस वर क्रिएटेड इन इंडिया एंड अब्रॉड। इसका मतलब क्या हो? इसे रेस कर दूं? पहले ही बताओ, कर दूं? चलिए, जैविक उत्पादों के लिए विशेष बाजार तैयार किए गए, भारत में और विदेशों में भी। क्लियर है? क्लियर है प्रचार से जोड़ना? बताओ जल्दी, बड़े। नेक्स्ट देखते हैं, मेजर ऑर्गेनिक क्रॉप्स कौन सी हैं, यानी प्रमुख जैविक फसलें। तो सबसे पहले आ गई आपकी जिंजर यानी अदरक, लार्ज कैडमन बड़ी इलायची जो होती है, बकवीट, कुट्टू, टर्मरिक हल्दी, ऑरेंजेस, संतरा एंड वेजिटेबल्स जो ऑफ सीजन सब्जियां हो गई। ये सब क्या हो गई? मुख्य जैविक फसल हो गई, फसलें। क्लियर है? यानी अदरक, बड़ी इलायची, कुट्टू, हल्दी, संतरे एंड सब्जियां, जो भी ऑफ सीजन सब्जियां होंगी। क्लियर? सम आउटकम्स, तो चलो आउटकम्स भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्वामेंटल की। पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका किस पे पड़ा? इन्वामेंट पे पड़ा। सॉइल स्ट्रक्चर, वाटर कंजर्वेशन, पॉल्यूशन कम हुआ और सॉइल स्ट्रक्चर भी क्या हुआ? इम्प्रूव हुआ, वाटर कंजर्वेशन हुआ। तो ये था एक पॉजिटिव इम्पैक्ट किस पे? पर्यावरण पे। मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ, पानी की भी बचत हुई और प्रदूषण भी कम हुआ। देन अगर मैं बात करूँ हेल्थ की, स्वास्थ्य की, तो सेफ फूड है फॉर कंज्यूमर्स, जो लोग खा रहे हैं। रिड्यूस एक्सपोजर फॉर फार्म, किसानों को रसायन से बचाना, उनको भी तो प्रॉब्लम हो ही रही थी ना। देन इकोनॉमिक की बात करें अगर हम, स्वास्थ्य के बाद आर्थिक की बात करें, तो फार्मर्स अर्न प्रीमियम प्राइजेस फॉर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्रॉप्स हो गई, तो उसको उनको प्रॉपर जितने मिलने चाहिए प्राइजेस मिल रहे थे। यहाँ पे मेंशन कर दूँ, यहाँ लिख देती हूँ, जैविक उत्पादों की ऊंची कीमत मिलने से किसानों की क्या हुआ? आमदनी बढ़ी। फिर आ गया आपका क्या? टूरिज्म आ गया। इको टूरिज्म एंड ऑर्गेनिक टूरिज्म इंक्रीज्ड इन सिक्किम। सिक्किम में क्या हो गया? इको टूरिज्म और ऑर्गेनिक टूरिज्म दोनों बढ़ गया। जैविक पर्यटन कह सकते हो और इको टूरिज्म को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट, चैलेंज फेस्ड, भाई कौन कौन से चैलेंज फेस करने पड़े ये भी तो पढ़ लें, है ना। इनिशियल डिक्लाइन इन यील्ड ड्यूरिंग ट्रांजिशन, शुरुआत में उत्पादन में क्या हुआ? थोड़ी कमी हुई। नीड फॉर बेटर मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक, बेटर मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ी, है ना। यहाँ पे लिख देती हूँ शुरुआत में, ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, उत्पादनों की यहाँ लिख देती हूँ एक एक करके, फिर आप कंफ्यूज ना हो जाओ। शुरुआत में उत्पादन में थोड़ी कमी, ठीक है। देन नीड फॉर बेटर मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स हम कह सकते हैं जैविक उत्पादों की मार्केटिंग में और ट्रांसपोर्ट में दिक्कत, ट्रांसपोर्ट में
दिक्कत। इसे नोट करो, फिर आगे देखते हैं। जल्दी से नोट कर लो, और कोई कंफ्यूजन हो रही हो, क्वेश्चन आ रहा हो माइंड में, तो उसी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इरेज करो। हो गया नोट या नहीं हो? नेक्स्ट आ जाता है आपका लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट्स, यानी जैविक खाद हो गए जो, और सामग्री में कमी। जैविक खाद और सामग्री में कमी। कंटिन्यूस फार्मर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, किसानों को लगातार ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ी, है ना। किसानों को, फार्मर्स को लगातार ट्रेनिंग, ऐसे लिख दूँ, ट्रेनिंग की ज़रूरत। क्लियर है? बताओ जल्दी। एनी कन्फ्यूज़न, एनी डाउट? और अच्छी लगी हो क्लास और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। सिक्किम क्या है? सिक्किम इज़ अ मॉडल ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सिक्किम क्या है? एक टिकाऊ कृषि का क्या है? आदर्श उदाहरण है। पेन चेंज कर लिया जाए, पेन थोड़ा सा, बहुत देर हो गई। रेड 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 करते करते थोड़ा ब्लू कर दें हम, तो हम कह सकते हैं सिक्किम टिकाऊ कृषि का आदर्श उदाहरण है। रिसीव द UNFAO फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड 2018। पता है क्या सिक्किम क्या है? एक टिकाऊ कृषि का आदर्श उदाहरण है, और इसको UNFAO फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड 2018 में भी मिला, जिसे हम ऑस्कर फॉर बेस्ट पॉलिसीज़ भी कहते हैं। क्लियर है या नहीं है? नीतियों का ऑस्कर भी कहा जाता है इसको। इनकरेजेज ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, यानी ZBNF, ये फुल फॉर्म याद रखना। ZNBF की फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकती है, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इसको इरेज कर दूँ। इनकरेज ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इन अदर स्टेट, यानी बाकी राज्यों में भी इसको बढ़ावा दिया गया नहीं, यानी इस मॉडल को इस मॉडल से हम प्रेरित भी कह सकते हैं। इस मॉडल से प्रेरित होकर जो अदर स्टेट से, यानी अन्य राज्यों में भी ZBNF को बढ़ावा मिल रहा है। ZBNF, इसको बिल्कुल रटो नहीं, एक्चुअली समझ लो। ZBNF यानी ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। क्लियर है इतनी बात? क्लियर हो गया? एनी कन्फ्यूज़न, एनी डाउट? आगे बढ़ूँ। Sikkim show how a small state can lead the world by choosing harmony with nature over chemical shortcut। सिक्किम ने भाई शो कर दिया कि छोटी कंट्री, भले वो छोटी कंट्री, छोटी स्टेट भी बहुत कुछ कर सकती है ना, बाय चूजिंग हारमोनी विद नेचर ओवर केमिकल शॉर्टकट्स। चलो आगे बढ़ें, वरना सब लोग केमिकल, और क्योंकि केमिकल से क्या होता है, जल्दी ग्रोथ हो जाती है ना प्लांट की, शॉर्टकट वाली चीज़ें हो गई। बट सिक्किम ने ऐसा नहीं किया, उसने बायो पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया, सब जैविक चीज़ों का उपयोग किया। चलो अब देखते हैं गंगा एक्शन प्लान GAP, जो लॉन्च कब हुआ था? 14 जनवरी 1986 में, जो राजीव गांधी जी के द्वारा हुआ था, जो उस टाइम के हमारे प्रधानमंत्री थे। नोडल मिनिस्ट्री क्या थी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, यानी MORF। जिम्मेदार मंत्रालय कहते हैं हम नोडल मिनिस्ट्री को। कौन सा था जिम्मेदार मंत्रालय? कौन सा था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। क्लियर है या नहीं है? कार्य करने वाली एजेंसी यानी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन सी थी? सेंट्रल गंगा अथॉरिटी, और बाद में वो रिप्लेस कर दी गई NGRBA के द्वारा, यानी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी से
रिप्लेस्ड कर दी गई। पहले कौन सी थी? सेंट्रल गंगा अथॉरिटी थी, बाद में रिप्लेस्ड हो गई बाय NGRBA यानी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। बाद में से राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण यानी NGRBA में बदल दिया। क्लियर है? क्लियर है, फिर से बता रही हूँ। गंगा एक्शन प्लान ये लॉन्च किया था राजीव गांधी जी ने, जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। 14 जनवरी 1986 में लॉन्च किया गया था। नोडल मिनिस्ट्री यानी जिम्मेदार मंत्रालय था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन सी थी, यानी कार्य करने वाली एजेंसी थी सेंट्रल गंगा अथॉरिटी, जिसे बाद में रिप्लेस कर दिया गया किससे? NGRBA से। और इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। इनका लक्ष्य ये था कि गंगा रिवर को क्या किया जाए? साफ किया जाए। क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताओ। जो गंगा जी हैं, गंगा नदी जो है, बाद में इसका सहायक नदियों को भी इसमें शामिल कर दिया, जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं उन्हें भी इसमें शामिल कर दिया। चलो आगे बढ़ें। ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य क्या थे गंगा एक्शन प्लान के? तो अगर हम देखो, रिड्यूस करना जो प्रदूषण है नदी में। आजकल लोग वेस्टेज डाल देते हैं, और बहुत पवित्र है हमारी गंगा जी, पवित्र नदी है, तो लोग लेकिन पॉल्यूशन फैलाने में लगे हुए हैं हर जगह आजकल। तो उस पॉल्यूशन को, प्रदूषण को कम करना, वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करना, नदी में जाने से गंदे पानी को रोकना, लोग जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, और प्रिवेंट इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट डिस्चार्ज। और लोग जो गंगा जी में, गंगा नदी में जो डिस्चार्ज कर देते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं, या जो भी केमिकल हो गए या कुछ भी जो वेस्टेज है, चाहे इंडस्ट्री से आ रहा हो, चाहे घरों से आ रहा हो, कारखानों से, वो सब जा रहा है, तो उसको रोकना और प्रमोट करना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भी और एक्वेटिक लाइफ को भी। क्लियर है या नहीं है, ये बताओ पहले। सार्वजनिक जागरूकता फैलाना, है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ। क्या था? सार्वजनिक जागरूकता फैलाना, ताकि लोग गंगा जी में कचरा ना फेंकें, कूड़ा ना फेंकें। इन्वॉल्व पब्लिक पार्टिसिपेशन इन रिवर क्लीनिंग। गंगा में क्या हुआ? इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन को भी मतलब इन्वॉल्व किया गया गंगा जी को, रिवर को क्लीन करने के लिए। क्लियर है या नहीं है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। डेवलप सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे लिख देती हूँ। नदी के किनारे बसे शहरों में STP बनाना, यानी सीवेज ट्रीटमेंट जो है ना प्लांट, STP। क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताओ। इतनी बात समझ आ गई? पॉल्यूशन कम करना, जागरूकता फैलाना कि भाई कूड़ा नहीं फेंको, डिस्चार्ज ना हो वेस्ट मटेरियल, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और एक्वेटिक लाइफ को बढ़ावा देना, लोगों के पार्टिसिपेशन जो था पब्लिक का वो भी इसमें इन्वॉल्व किया गया, ताकि देखो अब लोग ही हैं ना जो फेंकते हैं, चाहे वर्कर्स, फैक्ट्रीज से आ रहा है, केमिकल्स आ रहा है, घरों से आ रहा है, तो वो सब ना डालना। ये सब उद्देश्य थे गंगा एक्शन प्लान के। गंगा के पारंपरिक और आध्यात्मिक, यहाँ लिख देती हूँ, महत्व को बनाए रखना, है ना। गंगा जी के पारंपरिक और आध्यात्मिक महत्व को बनाए रखना। क्लियर हो गए? सारे उद्देश्य क्या थे बताओ। आगे बढ़ा जाए। फेजेस ऑफ गंगा एक्शन प्लान। तो गंगा एक्शन प्लान फेज़ 1 कब की बात हो रही है? 1986 से 2000 की। फोकस था ऑन टाउन्स। किसके टाउन? कहाँ के टाउन्स के? उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और वेस्ट बंगाल। की सिटीज़ कौन सी थी? कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना एंड कोलकाता। एक्टिविटीज़ क्या क्या थी देखो, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो हो गया, है ना, यहाँ पे मैंने मेंशन किया नदी के किनारे जो बसे शहर हैं, है ना, उसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना। लो कॉस्ट टॉयलेट्स होनी चाहिए जो ज़रूरी हैं। रिवर फ्रंट
रिवर फ्रंट डेवलपमेंट होना चाहिए और पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम। ये सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड थी फेजेस ऑफ गंगा एक्शन प्लान में। जो फेज़ 1 है उसमें कहाँ पे टाउन में, कौन कौन से टाउन में फोकस था, तो था उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में। इंडिया के कौन कौन से शहरों में था, तो कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना, कोलकाता में था। कौन कौन सी गतिविधियों की एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो भी नदी के आसपास जो शहर है उसमें बसे लोग हैं सबके घरों में क्या एसटीपी लगाना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया आपका। नदी के किनारे बसे शहर में, एक्चुअली घर नहीं कहूँगी, शहर में बसे क्या लगाना, एसटीपी लगाना, लो कॉस्ट टॉयलेट होनी चाहिए, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट होना चाहिए और पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए। लोग इस बात को समझें कि भाई कूड़ा नहीं फेंकना है, जागरूकता फैलाना। GAP यानी गंगा एक्शन प्लान फेज़ 2 1993 ऑनवर्ड्स एक्सटेंडेड टू ट्रिब्यूटरीज, एक्सटेंड किया गया। मैंने पहले ही बोला था, स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो है साथ में जो ट्रिब्यूटरीज हैं उन्हें भी शामिल कर लिया गया। यमुना जी, गोमती नदी, दामोदर हो गई, महानंदा हो गया, इन सबको भी क्या किया, इसमें शामिल किया गया, एक्सटेंड कर लिया गया वहाँ तक। ये सारी जो चीज़ें हैं उन्हें गंदगी नहीं करे, कोई पॉल्यूट ना करे, तो इन सब चीज़ में ये भी शामिल हो गई। इनका भी उतना ही उस चीज़ में इन्वॉल्व किया गया गंगा एक्शन प्लान में कि लोगों को कहते हैं ना जागरूकता फैलाना कि भाई वेस्टेज है वो डिस्चार्ज मत करो, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंडस्ट्रियल हो। ब्रॉडर अप्रोच इंक्लूडिंग बायो मॉनिटरिंग, एफॉरेस्टेशन, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, इन सब के ज़रिए क्या हुआ, सब चीज़ ध्यान दिया गया इस एक्शन प्लान में कि भाई सब कुछ हो, बायो मॉनिटरिंग भी हो, पेड़ लगाए जाए, एफॉरेस्टेशन हो, डिफॉरेस्टेशन ना हो, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग हो। क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताओ, कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो बता दो। गंगा के पारंपरिक और आध्यात्मिक कह सकते हो महत्व को बनाए रखना, ये इसका उद्देश्य है। फिर से बता रही हूँ, गंगा के पारंपरिक और आध्यात्मिक महत्व को बनाए रखना, ये था मेन इसका उद्देश्य। क्लियर है या नहीं है बताओ। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था गंगा नदी को सुरक्षित रखना, सेफ रखना, प्रिवेंट करना, कोई गंदगी ना फेंके, और बाद में बाकी जो नदियाँ थी वो भी इसमें शामिल की गई जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यमुना जो गई, गोमती जी, दामोदर, महानंदा, इन सबको भी शामिल किया गया। क्लियर है, जल्दी बताओ। देन आगे बढ़ें, की प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स क्या हैं, तो इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन हो गया, यानी स्टॉप सीवेज फ्रॉम डायरेक्टली एंटरिंग द रिवर, जो सीवेज हो गया, गंदा पानी डायरेक्ट आ रहा है उसको रोकना। एसटीपी हो गया आपका, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, ट्रीट कलेक्ट वेस्ट वाटर बिफोर डिस्पोजल, डिस्पोजल से पहले जो वेस्ट वाटर उसको क्या किया जाए, कलेक्ट किया जाए। क्रिमेटोरिया मॉडर्नाइजेशन, रिड्यूस डर्ट डंपिंग ऑफ एशेज एंड रिमेन, क्या आता है, लोग कोई भी वेस्ट मटेरियल जला रहे हैं तो सब नदी में जा रहा है, और चाहे फैक्ट्रीज से आ रहा है, इंडस्ट्रीज से आ रहा है, घरों से आ रहा है, सब डाले जा रहे हैं। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट हो गया, ब्यूटी एंड रेगुलेट ह्यूमन एक्टिविटीज़ नियर द रिवर, पक्के घाट बनाना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन हो गया, क्रिएट अवेयरनेस थ्रू NGOs एंड लोकल बॉडीज़, कई सारे ऑप्शन है जागरूकता फैलाने के, और NGO वगैरह हो गए ताकि जो है जागरूकता फैले, है ना। ये तो देखो लोग हैं, गवर्नमेंट अपनी तरफ से करती है सब लोग ही, लेकिन गंदगी मचाए तो ये तो हमें सोचना चाहिए ना। रीज़न क्या आते फॉर फेलियर ऑफ GAP, इनसफिशिएंट सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी, इनसफिशिएंट कैपेसिटी, सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी, पुअर मेंटेनेंस ट्रीटमेंट प्लांट्स की, ये भी रीज़न था फेलियर का। करप्शन और फंड मिसयूज़ करना, जो गवर्नमेंट दे रही है उस फंड का मिसयूज़ हो रहा है आगे, वो भी रीज़न था फेलियर का। रैपिड अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन प्रेशर, जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, तेज़ी से बढ़ रहे हैं, देखो हर घर, पहले अब देखो और अब देखो, अब तो मुझे कम ही देखने को मिलते होंगे लोगों को, शहरों में तो बहुत ही कम देखने को मिलते होंगे कि ओपन एरिया है या खेती बाड़ी वाली चीज़, और पॉपुलेशन बढ़ रही है, खेती बाड़ी कम हो रही है, पेड़ कट रहे हैं। नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन, एग्रीकल्चर रन ऑफ हो गया, ओपन डिफेकेशन हो गया, और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज, कोऑर्डिनेशन नहीं होना सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज के बीच, ये भी कारण है, बहुत सारे हैं। रिप्लेस किया गया बाय नमामि गंगा मिशन जो 2014 में आया था।
Namami Ganga is an integrated conservation mission with higher funding and stricter implementation. Involves industrial regulators, घाट redevelopment, afforestation and clean Ganga fund. तो यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ. हम कह सकते हैं जो ये नमामि गंगा एक्शन प्लान जो है, यहाँ पे लिख देती हूँ. नमामि गंगे क्या है? ये जो योजना है एक व्यापक अभियान है. व्यापक अभियान है, एक कंजर्वेशन मिशन है जिसमें 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 अधिक पैसा है ना, हायर फंडिंग लिखा है ना, अधिक पैसा, बेहतर तकनीक और स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन यानी सख्त क्रियान्वयन, यहाँ लिख देती हूँ, क्रियान्वयन किया गया. क्लियर है या नहीं है? बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ. एनी कन्फ्यूज़न, एनी डाउट? जल्दी बताओ. घाट्स का रेगुलेशन होना, एफॉरेस्टेशन, क्लीन गंगा फंड, ये सब इसमें इन्वॉल्व थे. और इंडस्ट्रियल रेगुलेशन भी, घाटों का नवीनीकरण. ये क्लियर हो गया? यहाँ लिख दूँ नेक्स्ट पेज पे, घाटों का नवीनीकरण हो गया. जो घाटों का नवीनीकरण. एफॉरेस्टेशन आपका हो गया पेड़ लगाना. कारखानों की निगरानी. और क्लीन गंगा फंड शामिल है. क्लियर हो गया? एक बार फिर देख लें गंगा एक्शन प्लान को स्टार्टिंग से. चलो एक बार जल्दी से देख लेते हैं गंगा एक्शन प्लान को. यहाँ तक तो आपको समझ आ ही गया होगा, है ना. फिर फोकस फेजेस जो गंगा एक्शन प्लान में थे, उसमें फेज़ 1 जो 1986 से 2000 तक का था, उसमें फोकस किन राज्यों में था? उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल में था. कौन कौन सी कह सकते हो मुख्य शहर कौन से थे? प्रमुख शहर कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना, कोलकाता. कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यानी मुख्य कार्य थे? तो STP है ना, STP लगाना था. लो कॉस्ट टॉयलेट्स थी यानी कम लागत वाली शौचालय यानी टॉयलेट्स बनाना. नदी के किनारे डेवलपमेंट यानी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट हो गया, है ना, नदी किनारे का विकास. और पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम हो गए. इतनी बात समझ आ गई या नहीं? जन जागरूकता अभियान करना. देन फेज़ 2 की बात हुई थी, तो गंगा की सहायक नदियों को इसमें शामिल किया गया, जो थी हमारी यमुना जी, गोमती जी, दामोदर, महानंदा. ठीक है, क्लियर है या नहीं है? जैव निगरानी जो हो गई, बॉर्डर अप्रोच इंक्लूडिंग इसमें बायो मॉनिटरिंग थी, यानी आपकी क्या हम पढ़ चुके हैं. एफोरेस्टेशन पेड़ लगाना, वाटर मॉनिटरिंग हो गई. जैव निगरानी को बोलते हैं हम बायो मॉनिटरिंग. की प्रोजेक्ट्स के बारे में हम ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं सारी. देन रीजंस हम इसके ऑलरेडी देख चुके हैं. स्टिल थोड़ा सा देख लेते हैं. सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी इनसफिशिएंट. सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी यानी अपर्याप्त, यहाँ लिख देती हूँ फिर भी, सीवेज ट्रीटमेंट की अपर्याप्त क्षमता यानी इनसफिशिएंट कैपेसिटी. प्लांट्स का खराब रचाव, है ना, पुअर मेंटेनेंस होना ट्रीटमेंट प्लांट्स की. करप्शन और फंड मिसयूज़ और रैपिड अर्बनाइजेशन और शहरों की बढ़ती आबादी जो थी वो भी इसका एक कारण थी. और पॉपुलेशन प्रेशर भी, अतिक्रमण भी कह सकते हो. नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन, एग्रीकल्चर रन ऑफ एंड ओपन डिग्निशन. लाइक खेतों में गंदा पानी है केमिकल्स वाला डिस्चार्ज किया जा रहा है. एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसी, राज्य और केंद्र सरकार के बीच में समन्वय की कमी, कोऑर्डिनेशन की कमी. इतनी बात हमारी हो गई, इतनी बात भी हमारी हो गई. अब क्या बचा? फीचर्स देख लेते हैं इसके. चलो जल्दी से देखते हैं और क्लास ख़त्म करते हैं. विशेषताएं, तो फर्स्ट टाउन विद गंगा एक्शन प्लान कौन सा था? वो था ऋषिकेश और हरिद्वार. टोटल कॉस्ट थी फेज़ 1 की ₹462 करोड़. मॉनिटरिंग एजेंसीज थी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल
बोर्ड। एंड मेन फेलियर रीज़न क्या था, इनएडिक्वेट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, यानी यहाँ पे लिख देती हूँ रख रखाव की कमी, रखाव की कमी और मेंटेनेंस और समन्वय की असफलता। क्लियर है, बताओ आगे बढ़ो। The Ganga Action Plan was a visionary step, but its partial success shows that cleaning rivers need not only funds and technology but continuous पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल। देखो गंगा एक्शन प्लान क्या है, एक विजनरी स्टेप है ना। देखो ज़रूरी नहीं है पैसा लगा रहे हो तो ही सिर्फ सफाई है, हम अगर सफाई रखेंगे तो सफाई क्यों नहीं होगी, है ना। लोगों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यूस पब्लिक का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है ताकि हमारी गंगा जी स्वच्छ रहें और लोग पॉल्यूशन ना फैलाएं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिस वजह से पॉल्यूशन होता है और हम ऑलरेडी पॉल्यूशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं इन डिटेल। तो एक क्या है, एक दूरदर्शी कदम है, एक विजनरी स्टेप है ना। गंगा एक्शन प्लान क्या है, एक विजनरी स्टेप है यानी दूरदर्शी कदम था, लेकिन इसकी सीमित सफलता यह दर्शाती है कि जो सफाई है सिर्फ पैसों से नहीं हो सकती, पब्लिक का कंटिन्यूस पार्टिसिपेशन ज़रूरी है ना, जन भागीदारी ज़रूरी है एंड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल। इसका मतलब क्या हुआ, कह सकते हैं राजनीतिक पब्लिक पार्टिसिपेशन तो ज़रूरी है, साथ ही साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति भी, है ना, इच्छा शक्ति की भी सख्त ज़रूरत होती है। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अच्छी लगी आज की क्लास देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई दिक्कत हो, कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट, एनी क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्ले लिस्ट में सारी क्लासेस ऑलरेडी ऐड है, मंडे टू फ्राइडे रहती हैं शाम को 6 बजे। और अच्छी लगी क्लास तो मैं वेट करूँगी आपके प्यारे से रिव्यू का, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे कल शाम को 6 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।